ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल में जहां पर एक लड़की अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। लेकिन तभी उसकी क्लास में एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है कि मैंने स्कूल में सबसे क्यूट लड़का देखा है, और वो सबको बताने लगती है कि वो कैसे दिखता है। और तब उस लड़की को रियलाइज होता है कि ये उसके भाई के बारे में बात कर रही है, और उस टाइम पर वो स्टोरी नरेट करती है कि कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। बहुत सालों पहले उन्हें लगा था कि उसके पेरेंट्स के साथ एक प्लेन क्रैश में उसका भाई मर गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो 10 साल बाद वापस आता है। और 10 साल बाद जब वो अपने भाई को देखती है, वो हार्डली बिलीव कर पा रही थी कि उसके सामने जो खड़ा है वो उसी का भाई है। उसके ग्रैंडपा का भी यही रिएक्शन था, वो रोने लग जाते जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा जिंदा है। वो अपनी बहन की तरफ देखता है और उस टाइम पर वो भी थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन वो बस स्माइल करता है, उससे पूछता है क्या तुम ही मेरी छोटी बहन हो। और इस लड़की का नाम है डेओन। लेकिन वो अपने इस फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं जब उसकी क्लासमेट्स ही उसे बुली करने की कोशिश करती हैं। अब वो इसे फोर्स कर रही होती है कि अपनी जिम यूनिफॉर्म हमें दे दो, लेकिन डेओन उससे आर्ग्यू करती है कि अगर मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन वहां पर एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की होती है, वो कहती है कि जल्दी से मुझे दे दो, और वहां पर उस पर डांटने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो इतनी ज्यादा केओस क्रिएट कर रही थी कि बाकी सारी लड़कियां भी उन्हीं की तरफ देखने लग जाती हैं। अब वो ब्लॉन्ड लड़की जो होती है वो कहती है कि जल्दी से मुझे यूनिफॉर्म दे दे, वरना मैं प्यार से बात नहीं करूंगी। और उसके बाद वो लाइन क्रॉस कर देती है और डेओन के सिर पर एक जोरदार चांटा मारती है। अब इसे नाइस होना तो नहीं कहेंगे कि तुम किसी के सर पर थप्पड़ मारो और कहो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। और क्लास की बाकी सारी लड़कियां भी उसे बचाती नहीं है, बस अपना मुंह फेर लेती हैं, क्योंकि वो भी उसके साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहती। अब डेओन के पास भी कोई चॉइस नहीं है, बस उसे सिंपली कंप्लाई करना पड़ता है और इस बुलिंग को फेस करना पड़ता है। उसके बाद हमें दूसरी क्लास में लेकर जाया था, जो कि थर्ड ईयर की सेक्शन बी होता है। वहां पर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है, जो कि इस कहानी का मेन हीरो है और डेओन का बड़ा भाई है। वहां पर टीचर उसे इंट्रोड्यूस करती है कि ये बहुत लंबे टाइम से कहीं फॉरेन कंट्री में रह रहा था, तो बाकी सब लोग इससे बहुत ही प्यार से बात करना। लेकिन लड़कियां उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं, क्योंकि वो हैंडसम होता है। और जो क्लास में बुलीज होते हैं या फिर जो एवरेज दिखने वाले लड़के होते हैं, वो भी उससे जेलस हो चुके होते हैं। अब टीचर उसे इंट्रोड्यूस करती है कि तुम वहां पर खाली सीट है, वहां पर जाकर बैठ सकते हो। और एक ऑरेंज बालों वाला लड़का उससे बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि वो हैंडसम होने की वजह से सारी स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींच रहा था। अब पीछे बैठा बुली अपने दोस्त को इशारा करता है कि पैर अड़ा दियो। वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या करना है। और जब वो वहां से आ रहा था, वो बिल्कुल सही टाइम पर अपना पैर आगे करता है, लेकिन वो रुक जाता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जिन। वो उसे एक डेथ स्टेयर देता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है, और उसके बाद जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब इसके बाद जिन एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर उसका सुपीरियर उसे कहता है कि वहां पर जाकर किसी भी फाइट में मत पड़ना। अब जिन कहता है ओके सर, मुझे पता है कि मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है। अब उसका सीनियर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी और क्यों नहीं करनी। अब जिन कहता है कि मैं वहां पर जाकर किसी से भी ऐसी लड़ाई नहीं करूंगा जब तक मुझे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इंटेल ना पता हो। लेकिन उसके सीनियर ये बात सुनना नहीं चाहते थे, वो कुछ और कह रहे थे। और सीनियर को लगता है कि जिन का जवाब कुछ ज्यादा ही सीरियस है, वो एक सिविलियंस के बीच में जा रहा है, ना कि किसी बैटलफील्ड पर। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, जिन कंटिन्यू करता है, अपने सालों के एक्सपीरियंस से अपनी विजडम शेयर करता है कि ऐसा कोई भी रैश डिसीजन जिससे वो उसे पता ना हो कि इन्फॉर्मेशन क्या है और वो किसी पर अटैक कर दे, वो एक रुकी मूव होगा। लेकिन वो बहुत टाइम से यहाँ पर है और वो बहुत ही एक्सपीरियंस सोल्जर है। और ये बात सुनकर तो उसका सीनियर और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जिन उसे याद दिलाता है कि मैंने 10 साल में यहाँ पर बहुत सी बैटलफील्ड को सरवाइव किया है और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन उसका सीनियर उसे रुकने के लिए कहता है कि रुको, बहुत आगे चले गए हो तुम। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा था ताकि जो तुम्हारे सामने है वो मर ना जाए। तुम एक सिविलियन की दुनिया में जा रहे हो जहां पर तुम किसी को भी आसानी से मार सकते हो। मैं उनकी सेफ्टी के लिए बोल रहा था कि लड़ाई मत करना। और इसी वजह से जिन उस बुली को कुछ नहीं कहता ताकि वो लड़ाई को अवॉइड कर सके। अब वो वहीं पर खड़ा था, टीचर उसे देखती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम वहां पर क्यों खड़े हो। और वो कहता है कुछ नहीं, और वो उसके सामने से चला जाता है और अपनी सीट पर बैठता है। लेकिन उन दोनों ही बुली को ये लगता है कि जिन बहुत ज्यादा कमजोर है, और वो कुछ भी इसलिए नहीं बोला कि वो हमसे डरता है। वहीं उसके साथ में एक स्टूडेंट बैठा होता है, टीचर उसे कहती है कि जिन की हेल्प करना ताकि वो फर्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर सके। और उसके बाद जिन को ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से निकल जाती है। वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जिन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और उसके बाद वो देखता है कि कोई आसपास सुन तो नहीं रहा, और वो बताता है कि उस लड़के ने जो भी करने की कोशिश की वो मैंने देखा था। और वो दोनों बुली के बारे में बताता है कि वो हमेशा किसी ना किसी को परेशान करते रहते हैं। और उसके साथ साथ जिनको ये भी बताता है कि फर्स्ट क्लास मैथ की है।
अब जिन उसे थैंक यू कहता है और वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है कि कोई उसकी हेल्प कर रहा है, और वो दूसरा लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि जिन एक नॉर्मल अच्छा इंसान है, ना कि एक बुली है। अब मैथ टीचर वहां पर आते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं, और जिन नोटिस करता है कि कुछ यहाँ पर बोर हो रहे हैं, कुछ नोट्स लेने में बिजी हैं, कुछ फोन पर बकवास कर रहे हैं, और उसका जो साइड वाला पार्टनर होता है वो बहुत ज्यादा स्टूडियस होता है और नोट्स लेने में बिजी होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स खेल रहे होते हैं, और उसका माइंड ड्रिफ्ट हो जाता है अपनी पास्ट मेमोरीज में, जो वो एक मर्सनरी था। उसे याद आती है हैवी रेन जिसमें वो ट्रेन करता था, कॉन्स्टेंट गन शॉट्स आते थे, फायर आती थी, और वहां पर हर जगह केओस होता था, कभी भी शांति नहीं होती थी। वो जब भी आंखें बंद करता था उसे गन शॉट सुनाई देते थे, लेकिन अब सरप्राइजिंगली सब कुछ पीसफुल है। वो आंखें बंद करता है तो उसे बिल्कुल शांत महसूस होता है। जैसे ही शाम होती है सारे स्टूडेंट्स अपने घर जाने लगते हैं, और उनमें से एक लड़की होती है डियोन। जब वो स्कूल के गेट पर पहुंचती है तो वो वहां पर जिन को देखती है और थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्या तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे? और जिन कहता है कि हाँ, लेकिन उसका रिएक्शन देखकर वो कहता है कि अगर तुम्हारे और कोई प्लान्स है तो तुम वहां पर जा सकती हो। लेकिन डियोन अपने आसपास देखती है और कहती है नहीं, मेरे कोई प्लान्स नहीं है। और उसके बाद वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे प्लान्स नहीं है तो हम दोनों साथ चलेंगे। लेकिन हमें ये दिख रहा था कि डियोन थोड़ी सी एंग्शियस थी और उसके मन में कुछ तो चल रहा था, वो जिन के साथ जाना नहीं चाहती थी। अब जब वो दोनों ही स्ट्रीट पर जा रहे थे, वो दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन उस ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए जिन कहता है क्या तुम्हें भी यहाँ पर ऑकवर्ड लग रहा है? और वो कहती है अरे नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन जिन कहता है कि मुझे तो लग रहा है, आखिरकार हम इतने सालों बाद मिले हैं। और ये सुनने के बाद डियोन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, और जिन बताता है कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था मैं सिर्फ 9 साल का था, तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है कि हमारी फैमिली में क्या होता था, तुम कैसी दिखती थी, हम क्या बातें करते थे। और कहता है कि तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा अजीब होगा क्योंकि उस टाइम पर तुम भी बस 7 साल की थी, तो तुम्हें याद ही नहीं होगा कि हम क्या करते थे, कैसे खेलते थे, या फिर हमारी फैमिली कैसी थी। डियोन वहां पर बिल्कुल शांत रहते क्योंकि इनफैक्ट ये सच है। तभी डियोन को वहां पर एक अजीब सी आवाज आती है और उसके पैर वहीं पर रुक जाते हैं। वो अपने लेफ्ट साइड पर देखती है कि ये ब्लॉन्ड लड़की नहीं है, ये उसकी दोस्त है जो डियोन को परेशान करने में उसकी हेल्प करती है। अब डियोन यहाँ पर परेशान हो जाती क्योंकि वो लड़की भी उसे देख लेती है। अब उसे समझ नहीं आती कि अपने भाई के सामने वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। और वो लड़का उससे पूछता है लड़की से कि ये कौन है जो सामने खड़ी है। वो डियोन के बारे में बात कर रहा था। वो कहती है कि ब्लॉन्ड लड़की से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब वो डेओन को जिनके साथ देखती है और कहती क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और वो वहां पर उसे थोड़ी बहुत गाली भी देने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी बदसूरत लड़की के साथ भी कोई लड़का जाएगा। और डेओन वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, टिमिड बन जाती है और कहती कि अरे नहीं, ये बस मेरा भाई है। अब बुली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती क्योंकि उसे नहीं पता था कि डियोन का कोई भाई भी है। और उनके रूड कमेंट सुनने के बाद जिन उसकी तरफ मुड़ता और कहता है क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? वो नर्वसली कहती कि हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। लेकिन वो बुली दोबारा से उसे गाली देती और कहती कि हम दोनों दोस्त कब से बन गए और मैं तेरी दोस्त जिंदगी में कभी नहीं बनूंगी। वहां पर डेवन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन गुस्से में आ चुका था वो उस बुली लड़की को एक डेथ स्टेयर देता है जिससे वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। उस लड़की की साइड में जो मोटा लड़का बैठा होता है वो जिनको देखकर खुश नहीं होता। वो कहता है कि घूरना बंद कर वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। लेकिन जिन उसे ना कुछ कहता है और बस घूरता रहता है। अब वो लड़की उसे परेशान करने लगती है और कहती है कि जाओ, अगर तुम्हें इतना ही लगता है तुम उससे जाकर फाइट करो। उसे बार बार प्रोवोक करती है कि जिन के साथ जाके लड़ाई करो, और वो मोटा प्रोवोक हो भी जाता है। वो वहां पर जाता है जिन से फाइट करने के लिए। अब जिन डियोन को साइड करता है और उस मोटे के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और वो मोटा कहता है क्या बात, अपनी बहन के सामने टफ बनने की सोच रहा है क्या? 1 सेकंड में तेरी जान ले लूंगा। लेकिन जिन मनी मन सोच रहा था कि ये कितना ज्यादा बेवकूफ है, इसके सारे वाइटल पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, मैं 1 सेकंड में इसे मार सकता हूँ। और नोटिस करता है कि ना उसके पास कोई हथियार है, उसके हाथ उसकी जेब में है। इसे बिल्कुल नहीं पता कि एक असली लड़ाई में होता क्या है। लेकिन फिर उसे अपने सीनियर की बात याद आती है कि लड़ाई मत करना। अब जिन लंबी सी सांस लेता है और वहां से मुड़कर जाने लगता है, लेकिन मोटे को यह बात पसंद नहीं आती है। वो अपना हाथ उठाता है और जिनको मारने के लिए बस आ ही रहा था, तभी डायोन बीच में आती है और उन सबसे माफी मांगने लगती है। कहती है मेरा भाई बहुत टाइम से ओवरसीज रह रहा था, तो उसे पता नहीं है कि यहाँ पर चीजें कैसे काम करती हैं। और वो बुली लड़की से देखकर और ज्यादा प्रोवोक करने लगती है कि तो हम क्या करें। और वो मोटा भी बिल्कुल यही बात कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहाँ पर रहता है, इसने मेरी तरफ देखा था, अब ये मार खाएगा। अब अपनी बहन को इस हालत में देखकर जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो रेज में उस मोटे का हाथ अपनी कॉलर से हटाता है। उस हाथ हटाने में ही उसे चोट लग जाती है। ये मोटा अभी से रोने लगा है जबकि जिन ने कुछ अग्रेसिव किया भी नहीं था। वो अपना बैग नीचे फेंकता है, अपना कोट उठाता है
और डेओन के मुंह पर रख देता है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक इसे मत हटाना। और जैसे ही जिन ऐसा करता है, वो मोटा पीछे से उसे मारने के लिए आता है, लेकिन जिन घूमता है और उसे बस एक चांटा मारता है। उसके पैर लड़खड़ाने लगते, उसके नाक से उसके मुंह से खून आने लगता है और वो जाकर टेबल पर गिर जाता है। वो लड़की और दूसरा लड़का दोनों ही डर जाते हैं। मुझे पता है अगर जिन एक और चांटा मार देता तो वो दोनों पैंट में हक देते। अब जिन वहां पर एक लंबी सांस लेता है कि यार मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, लेकिन फिर वो सोचता है कि इसमें पूरी तरीके से मेरी गलती नहीं है, यही मुझे मारने के लिए आ रहा था। और वो डिसअपॉइंटेड भी था कि उसने लड़ाई की, लेकिन ओपोनेंट इतना ज्यादा वीक था। और दूसरा लड़का इतना ज्यादा शॉक हो जाता और डर जाता है कि वो सोचता भी नहीं है कि मैं जाकर जिन से लड़ूं। एक दूसरी कंट्री में जहां पर सोल्जर्स ट्रेन कर रहे थे, वहां पर मेजर कैंग थे, जो कि जिन के सीनियर भी थे और उससे बता रहे थे कि कैसे जिंदगी जीनी है। वहां पर पीछे से एक और सोल्जर आता है, उन्हें रिमाइंड करता है कि आज जिन का पहला दिन होगा स्कूल में। वो पहले तो सोचते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी उसे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी एक नॉर्मल जिंदगी जीने में, क्योंकि वो मर्सनरी के तौर पर 10 साल तक रहा है। लेकिन तब भी वो कहते मैंने 6 महीने तक उसे लेसन्स दिए थे कि एक नॉर्मल जिंदगी कैसे जीनी है, तो ठीक ठाक कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही सीन चल रहा है। यहाँ पर जिन ने पहले दिन ही एक बुली को चांटा मारकर सुला दिया था। अब जिन सोचता है क्यों ना मैं इसको पूरी कहानी को ही खत्म कर दूं। वो आगे बढ़ता है, उस गंजे के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता और वो और दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर वो लड़की बस वहां पर बेहोश ही होने वाली थी। और वो लड़की बिल्कुल डर जाती है जब जिन उसकी तरफ एक डेथ क्लेयर देता है। तभी डेओन अपने चेहरे से वो कोट हटाती है और वो देखती है कि ये दोनों कहाँ गए। और जब उनकी हालत देखती है, वो सोचती है कि इन्हें किसने मारा है। और जब जिन ये देखता है कि डेओन ने वो कोट हटा दिया है, वो बस उस लड़की को एक डेथ क्लेयर और देता है और वहां से चला जाता है। अब जिन डेओन के पास जाता है और कहता है कि सॉरी, मैंने अचानक से तुम्हारा चेहरा ढक दिया था, जिससे सिचुएशन थोड़ी सी और ऑकवर्ड हो जाती है। लेकिन जिन कहता है क्यों ना आज हम तुम्हारी फेवरेट जगह पर चले, जहां पर तुम अपने फेवरेट स्नैक्स खा सको। लेकिन डेओन कहती है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जिन कहते हैं तो चलो हम घर चलते हैं। और वहां से जाते वक्त वो बुली ये सोच रही थी कि ये लड़का जो अभी इतना स्वीट दिख रहा है, वो हमें मारने के लिए आ रहा था। और जाते वक्त डेओन बस एक उसे फ्रेंडली बाय कहती है, जो देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसका भाई यहाँ पर आकर हमें मार रहा है और ये मुझे बाय कर रही है। जब वो घर जा रहे थे तो डेओन उसे कहती है कि यहाँ पर किसी इंसान को घूरना बहुत ज्यादा रूड माना जाता है और इससे तुम बहुत ज्यादा मुसीबतें पड़ सकते हो। और जिन कहता है कि हाँ, अगर तुम किसी इंसान को घूरते हो, डिपेंडिंग ऑन वो कौन है, तो तुम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में जा सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जहां से मैं आया हूँ। और डेओन हैरान हो जाती है, अगर तुम्हें ये बात पता थी तुम उसे घूर क्यों रहे थे। जिन कहता है कि मैंने तुम्हें डरा हुआ देखा था और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसके बाद डियोन पूछती है क्या उन दोनों को तुमने ही मारा था, और वो कहता है कि हाँ। अब वहां पर थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड मूवमेंट होता है, क्योंकि डियोन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसे प्रोटेक्ट करे। और अब उसे शायद यूज टू होना होगा एक प्रोटेक्टिव ब्रदर के साथ। जब वो लोग घर वापस जाते हैं तो ग्रैंडपा बहुत टेंशन में होता है। वो जेवाई से कहता है कि रिलैक्स कर और कुछ फ्रूट्स खा ले, लेकिन जेन इंसिस्ट करता है कि डिशेस वो खुद साफ करेगा। ग्रैंडपा कंफ्यूज होता है पर फाइनली उसको अलाउ कर देता है। जिन कामली डिशेस धो रहा होता है, तब ग्रैंडपा पूछता है कि डिनर कैसा था और एडमिट करता है कि वो कोई शेफ नहीं है। जिन कैजुअली कहता है कि टेंशन मत लो, खाना ऑसम था और उसने हर मील एंजॉय किया। ये सुन के ग्रैंडपा विजिबली रिलीफ फील करता है और उसके फेस पे सैटिस्फैक्शन दिख जाता है। फिर वो डेओन से भी पूछता है कि उसने खाना एंजॉय किया या नहीं। डेओन हाँ में जवाब देती है। फिर ग्रैंडपा जिन से पूछता है कि उसका स्कूल का पहला दिन कैसा था। जिन थोड़ा हेजिटेट करता है आंसर देने में। डेओन भी अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि दिन काफी ड्रामेटिक था, लेकिन जिन फाइनली कहता है कि दिन अच्छा था। ये सुन के ग्रैंडपा का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो रिलीफ फील करता है। रात में सब सोने चले जाते हैं पर जिन अभी भी जाग रहा होता है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है जब उसके ग्रैंडपा ने पहली बार उसको देखा था। उस वक्त उसको फील हुआ था कि वो कितना ग्रेटफुल था। जिन के आने से उसका दिल जो पहले ठंडा था अब धीरे धीरे गर्म होने लगा है। फैमिली के साथ रहकर उसकी इमोशंस वापस जाग गई हैं। फिर उसका दिमाग एयरप्लेन क्रैश वाले मोमेंट पे चला जाता है जब सब पैनिक में थे और इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क कंपार्टमेंट से गिर गए थे। लोग मास्क पहनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उसके पेरेंट्स सिर्फ उसको सेफ सांस दिलाने में लगे हुए थे। वो एक टेरिफाइंग टाइम था। जैसे ही प्लेन नीचे गिरना शुरू करता है, जिन नींद से झटके से उठ जाता है और हेविली सांस ले रहा है।
होता है उसका वो बस जिन के वेलकम के लिए छुट्टी पे था। अब उसकी पेड लीव्स खत्म हो गई है। डियोन अपना यूनिफॉर्म पहनती है और रेडी होके बोलती है कि ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा है और भाई को याद दिलाती है कि वो जरूर खा लेना। जिन ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है। स्कूल में फिर से वही बुली लड़की और एक ब्लॉन्ड लड़की हुईजिन होती है। हुईजिन को पता चल गया होता है कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट डियोन का भाई है। बुली लड़की नर्वसली कंफर्म करती है। उसके दिमाग में कल की फाइट फ्लैशबैक हो जाती है जहां जिन ने एक ही पंच में उसके दोनों दोस्त को गिरा दिया था। हुईजिन पूछती है कि वो इतना क्यों डर रही है, पर बुली लड़की बोल नहीं पाती। उसके चेहरे पे अब भी जिन का डेथ ग्लेयर चिपका हुआ है। चलो अब उसको बुली लड़की बोल बोल के थक गए तो उसका नाम चिकन शेक रख लेते हैं। अब से हुईजिन चिकन शेक से पूछती रहती है कि क्या हुआ था। चिकन शेक फाइनली हिम्मत करके कहती है कि अब डियोन को तंग नहीं करना चाहिए। जिन की आंखों का गुस्सा अभी तक उसको याद है, फिर भी वो अपने आप को समझाती है कि सब ठीक होगा क्योंकि हुजिन और उसका भाई स्कूल के टॉप डॉग्स हैं और सब उनसे डरते हैं। थोड़ी देर बाद डियोन फिर से यूजुअल रूटीन में होती है। जैसे ही वो टर्न करती है उसके सर पे एक जोर का झटका पड़ता है। वो देखती है कि हुजिन और चिकन शेक फिर से उसको बुली करने आए हैं। डियोन तुरंत पूछती है कि अब क्या चाहिए। हुजिन उससे कहती है कि उसके साथ चल एक जगह। डियोन पूछती है कहाँ ले जा रहे हो। हुजिन गुस्से में बोलती है ज्यादा स्मार्ट मत बन वरना पिटेगा, और भाई होने का मतलब ये नहीं कि कुछ बदल गया है। कुछ टाइम बाद स्कूल के रिसाइकलिंग स्टेशन में डियन को हुईजन मार रही होती है। कुछ किक मारने के बाद हुईजन उससे कहती है कि अपना सिर नीचे रखो। डियन सांस संभालते हुए पूछती है कि उसको मार क्यों रहे हो। तब हुईजन याद दिलाती है उसके भाई के बारे में। वो कहती है कि उसका भाई हीरो बनने की एक्टिंग बंद करे और उसको समझा दे कि एटीट्यूड दिखाना बंद करे, मगर वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे जिनके लिए अब से सब कुछ उसके अगेंस्ट होने वाला है। डियन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है क्या इसका मतलब अब तुम लोग मेरे भाई को टारगेट करोगे। हुईजन कंफर्म करती है और याद दिलाती है कि जिन ने जिन दो बुलीज को पीटा था वो उसके भाई के दोस्त थे, तो अब जिन और डियन दोनों को इसका भुगतना पड़ेगा। ये ऐसा है जैसे लायन को छेड़ दिया हो और सोचा हो कि कुछ नहीं होगा। डियन का फेस बिल्कुल पाले हो जाता है। वो जोर से चिल्ला के पूछती है कि तुम लोग मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो, पर जवाब में उसके चेहरे पे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। मको याको देखो। वो थप्पड़ के ब्रूस से ज्यादा उस दर्द से टूट जाती है जो उसको ये सोच के होता है कि उसका भाई अब डेंजर में है। डियोन अपने आंसुओं को रोककर वहां से भाग जाती है, चिकन शेक और हुईजिन को छोड़कर। सीन कट होता है 3rd ईयर क्लास 2 में, जहां टेंशन हाई है। दोनों एवरेज बुलीज भी चुप है। सबको पता है कि स्कूल का सबसे बड़ा बुली अपने गैंग के साथ क्लास में आने वाला है और अब लगता है जिन का टाइम शुरू होने वाला है, पर जिन अपनी सीट पे बिल्कुल शांत बैठा होता है। कल के गिराए हुए 2 बुलीज भी आते हैं अपने बॉस के साथ, जो सबसे बड़ा बुली है। तभी डियोन एकदम से रूम में घुस जाती है। उसका चेहरा ब्रूज्ड होता है और यूनिफॉर्म गंदा होता है। जिन तुरंत खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में शॉक दिखाई देता है जब वो अपनी सिस्टर की हालत देखता है। सबसे बड़ा बुली मजाक उड़ाता है कि कैसे जिन की सिस्टर इतनी टेंशन में है अपने भाई के लिए, और कहता है कि उसकी सिस्टर सिर्फ काम बोलती है। हुईजिन आती है और कहती है कि वो सिर्फ तब रोएगी जब उसका भाई किसी से पिट जाएगा। जिन फ्रोजन खड़ा होता है, उसकी आंखें उसकी सिस्टर के ब्रूजेस पे टिक जाती हैं, पर उसके रिएक्शन के पहले सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां सुबह स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे होते हैं। एक टिमिड लड़का योंगचान 2 राउडी लड़कों से मार खा रहा होता है। जे होंग अपनी हेडशॉट पे प्राउड फील करता है। फिर हाकिन गुस्सा करता है और एक स्टूडेंट से इरेजर मांगता है। वो तुरंत दे देता है। हाकिन पूरी ताकत से इरेजर योंगचान के सिर पे मार देता है और परफेक्ट हिट के बाद डांस करता है। जे होंग कहता है ये सिर्फ लक था, दोनों अपने हेडशॉट स्किल्स पे लड़ते रहते हैं। जे होंग एक और बार ट्राई करता है इरेजर मारने का, पर इस बार जिन बीच में आ जाता है और इरेजर उसके वेस्ट पे लगता है। दोनों बुलीज इरिटेट हो जाते हैं और ता जस्ट स्टॉप और बार, और जिन क्वाइटली अपनी सीट पे योंगचान के पास बैठ जाता है। रेड हेड को लगता है कि जिन उसके नर्व्स पे चढ़ रहा है। हाकिन जिन को वार्न करता है, पर जिन बस अपना बैग डेस्क पे रखता है और योंगचान से पूछता है क्या वो ठीक है। योंगचान बोलता है हाँ, पर उसका फेस पाले होता है। योंगचान जिन की तरफ लीन करता है ताकि बुली से बच सके और पूछता है क्या वो स्कूल के बाद मिल सकते हैं। जिन कहता है कि उसको अपनी सिस्टर के साथ घर जाना है। टिमिड लड़का हैप्पी हो जाता है
और पूछता है क्या उसकी सिस्टर भी यहाँ ट्रांसफर हुई थी। जिन कहता है नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ स्टडी कर रही थी जब वो आया। जब योंगचान उसका नाम पूछता है तो जिन कहती है कि उसका नाम दियोन है, और ये सुनते ही योंगचान थोड़ा हिला जाता है। जिन उसकी सडन रिएक्शन नोटिस करता है और पूछता है क्या वो उसको जानता है। पहले योंगचान थोड़ा हेजिटेंट फील करता है कुछ बोलने में, पर फिर एक्सेप्ट करता है कि दियोन का स्कूल में टाइम कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा है। उसने बताया कि दियोन मिडिल स्कूल में काफी पॉपुलर थी क्योंकि वो स्मार्ट और प्रिटी थी, जिससे काफी गाइज अट्रैक्ट हुए थे। पर एक ब्लॉन्ड लड़की जिसका नाम हुजिन था, उसने दियोन को बुली करना स्टार्ट कर दिया था सिर्फ जेलेसी की वजह से। जिन पूछता है क्या किसी ने उस बुलिंग को रोका नहीं। योंगचान बताता है कि हुजिन का एक भाई है जिसका नाम गीसू किम है, और वो स्कूल का सबसे बड़ा ट्रबल मेकर है। और सबसे खराब बात यह है कि दियोन और हुजिन सेम होम रूम में है, जहां दियोन को इतना बुली किया जाता है कि सब स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि वो अभी भी हिम्मत करके स्कूल आती है। जिन सब कुछ समझ जाता है कि हुजिन ने सिर्फ इसलिए उसकी बहन को बुली करना शुरू किया क्योंकि कोई उसको पसंद करता था, और बस एक रीजन चाहिए था उस किसी को टारगेट करने के लिए। पर योंगचान कहता है कि वो सब बस बहाना था, हुजिन तो वैसे भी किसी को बुली करना चाहती थी। जिन के दिमाग में कुछ दिन पहले का सीन फ्लैश होता है, जब उसके ग्रैंडपा ने होप किया था कि जिन को नए स्कूल में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ओवरसीज रहकर आने के बाद। उस वक्त ग्रैंडपा ने दियोन से भी पूछा था कि क्या वो स्कूल में ठीक है। दियोन ने चार्म के साथ कहा था कि सब ठीक है बिना अपने डेली स्ट्रगल दिखाएं। ग्रैंडपा ने उसकी तारीफ की थी और कहा था कि दियोन हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है और टीचर्स भी उसकी तारीफ करते हैं। प्रेजेंट में जिन को रियलाइज होता है कि उसकी बहन सिर्फ एक ब्रेव फेस दिखाती थी और अपनी प्रॉब्लम्स छुपा रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि ग्रैंडपा को टेंशन ना हो। तभी एक राउडी बुली दरवाजा तोड़ता है और पूरा गैंग क्लासरूम में घुस जाता है। होकजिन पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं उनकी क्लास में। गिसू किम बोलता है कि वो बिजनेस हैंडल करने आया है। होकजिन सरप्राइज होता है गिसू को देखकर, पर कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो छोटी मछली है और गिसू जैसे बड़े बुल्ली से पंगा नहीं लेना चाहता। तभी गिसू के लैकीज उसको जिन के बारे में बताते हैं। गिसू जब जिन को देखता है तो गुस्सा हो जाता है और अपने लैकी पर चिल्लाता है कि वो एक छोटी सी लड़की से हार गया। जिन के पास आके उसे प्रोवोक करता है और फिंगर स्नैप करके बुलाता है। जिन तुरंत उठता है, जबकि रेड हेड और होकजिन कंफ्यूज्ड है कि जिन ने ऐसा क्या कर दिया कि गिसू इतना भड़का। जिन ग्राउंड पर खड़ा होता है कॉन्फिडेंटली और गिसू से पूछता है क्या वही बड़ा आदमी है। गिसू सार्कास्टिकली हंसता है और अपने लैकी को बोलता है कि खड़ा क्या है, जा कुछ कर। पर लैकी क्लियरली डर रहा होता है, फिर भी वो आगे बढ़ता है। लेकिन तभी दियोन क्लासरूम में दौड़ती हुई आती है, हेविली ब्रीदिंग में। जिन अपनी बहन को देख के शॉक्ड होता है। दियोन के आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने भाई से माफी मांगती है कि उसको प्रॉब्लम में डाल दिया। हुजिन उसके आंसुओं को देख के सार्कास्टिक हो जाती है और कहती है कि कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। जिन अपनी बहन को कहता है कि उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो गुस्से में आके एक लैकी को जोर से थप्पड़ मार देता है, इतना जोर से कि वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाकी बुलीज जो जानते हैं कि जिन का पंच कितना स्ट्रांग होता है, डरने लगते हैं। एक लैकी के बाद जिन अपनी बहन की तरफ देख के कहता है कि ये सब लोग ही तो गलत है और इनको ही माफी मांगनी चाहिए। तभी एक मोटी बुली गुस्से में जिन पर पंच करता है, पर जिन आसानी से उसका हाथ हटा देता है और उसका गला देखते ही एक एग्जैक्ट स्ट्राइक मार देता है, जिससे वो बुली थूकता हुआ नीचे गिर जाता है। दूसरा लैकी भी ट्राई करता है, पर जिन उसके रिब्स में पावरफुल पंच मारता है और उसको भी जमीन पर गिरा देता है। अब गिसू की कॉन्फिडेंस हिलने लगती है जब वो देखता है कि जिन ने उसके सारे आदमियों को आसानी से गिरा दिया है। क्लास के बेटा बुल्लीज और हुजिन सब शौक में होते हैं। फिर जिन गिसू की तरफ मुड़ता है और क्लियरली कहता है कि उसकी बहन को इन सब ठग्स ने बहुत परेशान किया है और अब वो चुप नहीं बैठेगा। गिसू फाइनली बोलता है और एक्सेप्ट करता है कि जिन कोई इजी टारगेट नहीं है। गिसू स्मर्क करता है और लाइटनिंग स्पीड से जिन के फेस की तरफ किक करता है, पर जिन आसानी से उसका किक ब्लॉक कर लेता है।
गीसू शॉक्ड होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिन इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। गीसू दूसरे लेग से किक करता है पर जिन उसको भी ब्लॉक कर लेता है। फिर जिन उसका पैर पकड़ता है और उसके फेस पर एक पावरफुल पंच मार देता है जिससे गीसू का फेस खून से भर जाता है और वो रैग डॉल की तरह जमीन पर गिर जाता है। वो इतना हर्ट होता है कि उसका माउथ और नोज दोनों से ब्लड निकलता है। जिन बिना किसी हेजिटेशन के एक और पावरफुल किक मार देता है जिससे और ब्लड स्प्रेड होता है। अब वो एरोगेंट लड़का पूरा डिफीट और ह्यूमिलेशन के साथ गिरता है। पूरा क्लास शॉक में चुप हो जाता है। सब वाइड आइड होके जिन को देखते हैं कि उसने इतने बड़े बुली को कैसे एक ही मूव में हरा दिया। बेटा बुलीज भी डिसबिलीफ में होते हैं कि एक बंदा ने गिसू जैसे भेड़िए को इतनी आसानी से गिरा दिया। गर्ल्स भी शॉक्ड होती है, स्पेशली ब्लॉन्ड लड़की जो डम फाउंडेड रहती है। सोचती है क्या जिन सच में इतना स्ट्रांग है। जिन हुजिन की तरफ बढ़ता है जो अब डर के मारे थर जाती है क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि उसके साथ भी वैसे ही हो जाए जैसे बाकी के बुलीज के साथ हुआ। पर तभी दियोन अपने भाई को रोक लेती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि अब और कुछ मत करो। जिन उसे याद दिलाता है कि हुजिन और उसका गैंग काफी टाइम से उसको बुली कर रहा है और उसे पता है कि कल भी उन्होंने दियोन को टारगेट किया था। दियोन का फेस गिर जाता है क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि भाई ने सब कुछ समझ लिया है। फिर वो एक छोटी सी स्माइल फोर्स करके कहती है कि वो ठीक है और भाई को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जिन पहले हेजिटेंट होता है लेकिन फिर अग्री करता है और कहता है कि वो उसको क्लास तक छोड़ देगा। जब दोनों जा रहे होते हैं तो क्लास के स्टूडेंट्स लो वॉइस में बातें करने लगते हैं डिसबिलीफ के साथ कि गिसू जैसे टॉप बुली को एक लड़के ने हराया। बेटा बुलीज भी कहते हैं कि जिन काफी हार्डकोर निकला और वो लकी है कि उन्होंने पहले ही फाइट नहीं की। जैसे ही जिन और दियोन साथ चल रहे होते हैं, दियोन इम्प्रेस होके बोलती है कि उसका भाई कितना अच्छा लड़ता है, लेकिन फिर से सॉरी बोलती है। जिन पूछता है कि वो किस बात के लिए सॉरी बोल रही है। दियोन कहती है कि उसकी वजह से ही जिन इस मेस में फंसा, कल और आज दोनों दिन। जिन उसको एक काम स्माइल देता है और कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि फैमिली का काम होता है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। फिर जिन बताता है कि जहां वो पहले रहता था वहां सब सिर्फ अपने लिए जीते थे, किसी को फर्क नहीं पड़ता था अगर दूसरे तकलीफ में हो, जब तक वो खुद सेफ होते थे। पर जब अपने फैमिली की बात आती थी तो वही लोग अलग हो जाते थे। तभी सीन कट होता है एक पुरानी याल में जहां एक बैटलफील्ड दिखाई जाती है। धुआं और ब्लास्ट हर तरफ हो रहा होता है। बीच में एक छोटा जिन होता है जो केओस के बीच में फंसा होता है। वहां एक दूसरे कैंप का सोल्जर अपनी छोटी बेटी को बचाने की कोशिश करता है जब एक बंदा गन लेकर उन दोनों के सामने खड़ा होता है। इस मोमेंट ने जिन के दिमाग में फैमिली के इंपॉर्टेंस को डीपली इम्पैक्ट किया था कि फैमिली क्या होती है और क्यों जरूरी होती है। प्रेजेंट में दियोन पूछती है कि साइलेंट हो पाएगा। जिन को उसकी हार्डली याद है, फिर भी वो इतना सब क्यों कर रहा है। जिन मान लेता है कि ये बात सच है, पर उसके लिए फैमिली होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बात से कि कितनी याद है। दियोन चुप हो जाती है, पर जैसे ही भाई के वर्ड्स उसके दिमाग में बैठते हैं, उसके फेस पर हल्का एम्बैरेसमेंट दिखाई देता है। वो क्विकली कहती है कि वो ठीक है और जिन को अपनी क्लास लौट जाना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी अपने होम रूम पहुंच गई है। वो एक फाइनल गुड बाय वेव करके चली जाती है और जिन के फेस पर एक हल्का सा स्माइल छोड़ जाती है। बैक इन हिज रूम जिन स्टिल सेंटर ऑफ अटेंशन होता है और थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है सबके अटेंशन के साथ। बेटा बुलीज उसको थम्स अप दिखाते हैं और हंसते हुए पूछते हैं कि ओवरसीज कौन सा लेसन मिला था। उसने तो बुलीज को कल का स्टेल खाना बना दिया। जिन उनकी तारीफ सुन के अपनी सीट में बैठ जाता है, हल्का ओवरवेल्म्ड फील करता है। उसके बाद एक उसका फ्रेंड योंगचान भी कहता है कि तू सच में ऑसम था, जिसे जिन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी शिफ्ट होता है सीन उन डिफीटेड गूंस के साइड जो अभी भी एम्बैरेस्ड फील कर रहे होते हैं, स्पेशली उनका बॉस जो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो बोलता है कि जिन में कुछ अलग ही बात है, वो नॉर्मल ठग जैसा फाइट नहीं करता। उसकी बहन उसको चेयरअप करने की कोशिश करती है और कहती रहे कि छोड़ो, ये तो एक फ्लूक था, जिन ने बस उन्हें सरप्राइज कर दिया तभी जीत गया। पर बाकी बुलीज चुप रहते हैं क्योंकि अब उनको समझ आ गया था कि जिन एक पावर हाउस है जिसके साथ पंगा लेना पागलपन होगा। फिर भी ब्लॉन्डी कहती है कि वो बस एक लड़का है और हमें इतने इजीली हार नहीं मानना चाहिए। उसका भाई इसे चुप करा देता है और कहता है अगर इतना ही फाइट करना है
तो तू जा और उस लड़के से खुद लड़ ले। ब्लॉन्डी को भाई का टोन पसंद नहीं आता। क्यों वो भी स्नैप करके बोलती है कि उसके ऊपर गुस्सा ना निकाले, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बंद बज गई किसी रैंडम लड़के से। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और फिर हुजीन गुस्से में आंखों में आंसू लेकर फाइनल ग्लेयर देकर रूम से निकल जाती है। कॉरिडोर में जाते वक्त चिकन शेक उसका पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉन्डी अभी भी गुस्से में होती है। वो क्लासरूम का डोर तोड़ के अंदर घुसती है और जब डियोन को बैठे देखती है तो सार्कास्टिकली कहती है कि अब तो तू लकी फील करती होगी कि तेरे पास भाई है। अब तू बिना टेंशन के स्कूल आ सकती है क्योंकि प्रॉब्लम में जाने पर अपने भाई के पास भाग जाएगी। डियोन कुछ नहीं कहती जिससे वुजीन और फ्रस्ट्रेटेड फील करती है। उसको लगता है कि डियोन एटीट्यूड दिखा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका भाई उसके साथ है। वो अपने टीथ ग्रिट करके क्लियरली कहती है कि वो डियोन को कुछ भी करने नहीं देगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास भाई है। टास्क सेटल होने लगता है, स्टूडेंट्स घर जाने लगते हैं और उनमें एक डेयोन भी होती है जो काफी डिजेक्टेड फील कर रही होती है। वो ख्यालों में खो गई थी उस सीन को याद करते हुए जहां उसके भाई ने उसके लिए लड़ाई की थी। उससे याद आता है जब उसने कहा था कि देयर अ फैमिली, और अब वो सोचती है क्या इसका मतलब ये है कि अब वो स्कूल जा सकती है बिना बुलिंग का डर लिए। उसका दिमाग फिर से उस मिजरेबल टाइम पे चला जाता है जब वो हुईजिन के रूल में थी, जहां उसे हर वक्त कमांड फॉलो करनी पड़ती थी जैसे एक वफादार कुत्ता। जब भी उसने अपनी आवाज उठानी चाहिए उसको थप्पड़ पड़ता था। तभी अचानक उसका भाई पीछे से आता है और पूछता है क्या कुछ परेशानी है। वो थोड़ा डर जाती है लेकिन भाई उसको याद दिलाता है कि उसने उसको कई बार बुलाया था लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। उसकी बहन तुरंत सॉरी बोलती है और कहती है कि उसने सुना ही नहीं। फिर पूछती है क्या वो उसका वेट कर रहा था। लड़का हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ, क्योंकि उसको अभी तक घर का रास्ता सही से याद नहीं है। दोनों साथ चलने लगते हैं और ग्रोसरी लेने की बात करते हैं क्योंकि ग्रैंडपा जब लेट घर आते हैं तो हमेशा भूखे होते हैं। जैसे ही दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं वो राउडी लड़की उनके पीछे खड़ी होती है। उसके चेहरे पे एक्सट्रीम गुस्सा होता है। उसे डियोन के फेस का स्माइल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपना टाइम बाइट कर रही होती है परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हुए जिससे वो डीन को स्माइल करना भूलने पे मजबूर कर सके। अगला सीन स्टोर का होता है जहां दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। लड़की कंफ्यूज लगती है क्या खरीदे और आसपास के लोग उन दोनों को घूर रहे होते हैं। स्टोर में लड़कियां उस लड़के से आंखें हटा ही नहीं पा रही होती और डियोन भी नोटिस करती है कि कितना अटेंशन मिल रहा है उसके भाई को। उसे पता था वो स्कूल में पॉपुलर था लेकिन ये देख के लगता है कि वो स्कूल के बाहर भी स्टैंड आउट करता है। क्यूरियोसिटी से डियोन उसे पूछती है क्या उसका कभी गर्लफ्रेंड था जब वो ओवरसीज था। ये क्वेश्चन सुन के लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है जैसे उसने कभी गर्लफ्रेंड वर्ड सुना ही ना हो। डियोन क्लैरिफाई करती है कि उसका मतलब है कोई लड़की जिसके साथ वो डेटिंग में हो। लड़का सिंपली कहता है कि उसका कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं था। डियोन सजेस्ट करती है कि यू कंसिडर करना चाहिए क्योंकि वो जहां भी जाता है लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती है। लड़का थोड़ा चुप रहता है फिर कहता है कि उसके पास टाइम ही नहीं था ऐसी चीजों के लिए। डियोन उसकी बात समझती है स्पेशली क्योंकि वो नए कंट्री में एडजस्ट कर रहा था। फिर लड़का उससे वही क्वेश्चन वापस पूछता है क्या उसका कभी बॉयफ्रेंड था। डियोन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है लेकिन तुरंत बोलती है कि नहीं था। जब लड़का पूछता है क्यों तो वो कहती है कि वो भी बिजी थी। जब वो लोग घर पहुंचते हैं हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने उस लड़के को सैमसंग गैलेक्सी फोन गिफ्ट किया है। लड़का थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसको आईफोन चाहिए था। ग्रैंडपा उसको एक्सप्लेन करता है कि आईफोन की बैटरी लाइफ खराब होती है इसीलिए सैमसंग बेटर होता है, स्पेशली जब सब किड्स के पास आईफोन हो। ये थोड़ा फनी भी लगता है जैसे कह रहा हो कि सैमसंग होने से वो अलग दिखाई देगा। डियोन काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे खुद गैलेक्सी फोन चाहिए था और वो पहचान जाती है कि ये लेटेस्ट मॉडल है। लड़का फोन से खेलने लगता है और ग्रैंडपा बताता है कि उसने पहले ही डियोन और अपना नंबर सेव कर दिया है। डियोन थोड़ा सरप्राइज होती है क्योंकि यूजुअली वो ऐसे काम में हेल्प करती है। ग्रैंडपा क्लैरिफाई करता है कि सेल्स पर्सन ने हेल्प की थी। फिर वो स्माइल के साथ कहता है कि उसने सुना है कि यंग लोगों को नए चीजें खुद अनबॉक्स करना पसंद है इसीलिए उसने पहले ही बॉक्स खोल दिया था। लड़का तुरंत कहता है कि इट्स टोटली फाइन। ग्रैंडपा डियोन से सॉरी बोलता है कि शॉप में सिर्फ एक फोन था
इसीलिए उसके लिए नहीं ला पाया। डियोन उसको रियश्योर करती है कि इट्स नो बिग डील। उस रात डिनर अमेजिंग होता है, सब फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करते रहे। रात में लड़का फोन से खेल रहा होता है और गैलेक्सी का एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहा होता है। यूं लगता है शायद सैमसंग फोन इतना बुरा नहीं है और हो सकता है आईफोन से बेटर भी हो। सीन कट होता है मेजर कैंग पे, जो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। कॉलर होता है जिन, जो बताता है कि उसका नया नंबर है क्योंकि उसने नया फोन लिया है। सीनियर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और जूनियर पूछता है क्या मेजर कैंग ने पहले से फोन दिया था। मेजर कंफर्म करता है कि हाँ दिया था। तब सीनियर का गुस्सा फट पड़ता है क्योंकि उसने जिन को सबसे एक्सपेंसिव आईफोन दिया था। अब उसने फोन बदल दिया। अगला सुबह जिन फ्रेश शावर लेके निकलता है और देखता है कि उसकी बहन यूनिफॉर्म में भाग रही है। जिन पूछता है वो इतनी जल्दी कहाँ जा रही है। डियोन कहती है कि वो लेट हो गई है और बिना टाइम वेस्ट किए निकल जाती है। वो याद दिलाती है कि डिनर रेडी है, बस उसे बर्तन सिंक में डालने हैं। जब वो भाग रही होती है तो फोन चेक करती है और रिलीव्ड फील करती है कि टाइम से पहुंच जाएगी। वो इसलिए डिले हो गई थी क्योंकि उसने ग्रैंडपा के लिए टेस्टी सूप बनाया था और उसका स्माइल देखकर उसका पूरा एफर्ट वर्थ लगता है। लेकिन उसका ये खुशी का मोमेंट तुरंत खत्म हो जाता है जब उसके रिब्स पे जोर से किक पड़ती है और वो ग्राउंड पे गिर जाती है। 3 लड़कियां हुडी और मास्क में उसके ऊपर खड़ी होती है। फ्रंट वाली कहती है डियोन तो देख के चलना चाहिए था, उसकी एंकल टोड़ी होती। ये लड़कियां क्लियरली फाइट ढूंढ रही होती है। वो डियोन से अपॉलॉजी मांगती है, लेकिन जब डियोन सॉरी बोलती है तो लीडर उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि डॉग की तरह माफी मांगो। एक पॉनीटेल वाली लड़की सजेस्ट करती है कि चलो कैरोके चलते हैं। दूसरी अग्री करती है, फन टाइम चाहिए। पॉनीटेल वाली लड़की डियोन के सामने बैठ जाती है और फेक स्माइल के साथ बोलती है चल हमारे साथ कैरोके। जैसे ही डियोन उसकी आवाज सुनती है वो तुरंत समझ जाती है कि ये हुजिन किम है जो उसकी लाइफ और मिजरेबल बनाने आई है। अगले सीन में सब एक गंदी सी कैरोके जगह में होते हैं। मैनेजर उनको देख के अनईजी फील करता है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजे के पास आता है और कहता है आजकल के बच्चे कितने राउडी हो गए हैं। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है डियोन जमीन पे पड़ी होती है, बुरी तरह से पीटी हुई। थैंकफुली वो होश में होती है और धीरे धीरे उठती है। वो अपने सामान उठाती है, हाथ कांप रहे होते हैं। मैनेजर कंफ्यूज होता है और एम्बुलेंस बुलाने लगता है, लेकिन डियोन मना कर देती है और बाहर चली जाती है। क्लासरूम में टीचर अटेंडेंस ले रहा होता है और नोटिस करता है कि डियो एब्सेंट है। स्टूडेंट्स कंफर्म करते हैं कि वो स्कूल नहीं आई। पीछे वो किन स्मर्क करती है, क्लियरली खुश लगती है। चिकन शेक अपनी फ्रेंड से पूछती है डियो ठीक तो होगी ना। हुआ सिंप कहती है पैनिक मत कर, उसका स्कूल मिस करना हमारी वजह से नहीं है। चिकन शेक अग्री करती है और प्रिटेंड करती है जैसे उनका कोई लेना देना नहीं। स्कूल बेल बजता है, दिन खत्म होता है। जिन बाहर वेट करता है लेकिन डियो दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे क्राउड छांट जाता है लेकिन बहन का कोई पता नहीं। जिन फोन निकालता है और कॉल करता है, सोचता है शायद वो घर चली गई हो। घर में डियो का फोन बज रहा होता है लेकिन वो अपना फोन उठाती नहीं। जिन घर पहुंचता है डोर स्टेप पे उसकी स्नीकर्स देख लेता है, बैग उतार एक डोर नॉक करता रहे और पूछता है क्या वो अंदर है। डियोन तुरंत जवाब देती है। जिन रिलैक्स्ड फील करता है। डियोन पूछती है क्या जिन आज स्कूल के बाहर वेट कर रहा था। जिन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि उसने कॉल भी किया था। डियोन सॉरी बोलती है और कहती है शायद वो सो गई थी। जिन उसकी आवाज में अजीब टोन नोटिस करता है और पूछता है क्या अंदर आ सकता है। डियोन एक्सक्यूज बनाती है कि वो बेड पे है, थोड़ा बीमार फील कर रही है। जिन पूछता है क्या सीरियस है। डियोन कहती है हल्का फीवर है, रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगी। जिन कहता है कुछ चाहिए हो तो बता देना। फिर वो मेडिसिन लेने निकलने लगता है। तभी उसकी नजर डियोन के स्नीकर्स पे पड़ती है जो ब्लड से स्टेन्ड होते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ सीरियस हुआ है। वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और उसके रूम में जाता है। जब वो बैंडेज लगाता है डियोन विंस करती है। डियोन कहती है वो स्टेयर से गिर गई थी साइकिल से बचने की कोशिश में, लेकिन जिन कहता है इंजरीज काफी सीरियस हैं, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डियोन थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर इंसिस्ट करती है कि वो ठीक है। शायद इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पता चल जाएगा कि इंजरी स्टेयर से नहीं हुई। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में डियोन बताती है कि उसको क्वीन ने मारा। पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। डियोन इंसिस्ट करती है कि क्वीन ने मारा। वो कहती है
हुईन ने मास्क और हैट पहना था, लेकिन उसकी आवाज पहचानी थी। हुईन के पास बुलिंग के रिकॉर्ड्स भी होते हैं, लेकिन हुईन स्मर्क करके कहती है उसने तो फेस भी नहीं देखा, कैसे प्रूव करेगी? प्रिंसिपल पूछता है क्या डियोन ने उसका चेहरा देखा था? डियोन कहती है नहीं, लेकिन वो श्योर है कि हुईन ही थी। तभी हुईन की मॉम गुस्सा हो जाती है, मेरी बेटी को क्रिमिनल बनाया। प्रिंसिपल उनको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम नहीं मानती। हुईन का कॉन्फिडेंस गिर जाता है जब उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा। इवन पुलिस भी स्केप्टिकल होती है। मॉम डिमांड करती है कि डियोन उसकी बेटी से माफी मांगे, लेकिन डियोन फिर्म रहती है, आपकी बेटी ने ही मुझे मारा। मॉम और गुस्सा हो जाती है और कहती है अपने पेरेंट्स को स्कूल लाओ, अब मैं बात करूंगी। डियोन का दिल टूट जाता है, आंसू बहने लगते हैं जब विलेन हंसी के साथ दूर चली जाती है बिना किसी पनिशमेंट के। वो खुद को एक बार फिर वही सिचुएशन में फंसा हुआ फील करती है जो पहले उसने फेस की थी। उसका मानना है कि बिना सॉलिड प्रूफ के आवाज उठाना बेकार है, और वो ये तय कर चुकी है कि अपने ग्रैंडफादर को हर्ट नहीं करेगी, जो हमेशा उसके लिए एक सपोर्टिव फिगर रहे हैं। अचानक जिन उसके चेहरे की टेंशन देख लेता है और उसकी माथा छू के पूछता है क्या वो सच में ठीक है? लड़की थोड़ा कमजोर आवाज में कहती है कि वो ठीक है। जिन पॉइंट आउट करता है कि हाँ, उसकी बोन्स तो नहीं टूटी, लेकिन ब्रूजेस काफी सीवियर है और कुछ दिनों तक दर्द करेंगे। वो सिर हिलाती है और उसे सरप्राइज होता है कि जिन बैंडेज लगाने में काफी अच्छा निकला, क्योंकि वो क्लियरली देख सकती है कि सब बैंडेजेस परफेक्टली लगाए गए हैं। फिर उसका मूड उदास हो जाता है जब उसको अपने ग्रैंडफादर याद आते हैं। उसको टेंशन होती है कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं, स्पेशली क्योंकि उनका दिल कमजोर है। ये सुन के जिन भी सरप्राइज हो जाता है और लड़की आगे बताती है कि उनके ग्रैंडफादर हार्ट की हेल्थ के लिए पिल्स लेते हैं। जिन उसको प्रॉमिस करता है कि वो इंश्योर करेगा कि ग्रैंडफादर को इस सिचुएशन का कोई आइडिया ना हो, और उसको कहता है कि अब वो बस आराम से सो जाए। जैसे ही जिन टर्न होता है, वो उसको पीछे से रोकती है एक प्लेजेंट स्माइल के साथ। उसका शुक्रिया अदा करती है। जिन भी वार्म स्माइल देता है, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है, उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे चली जाती है। वो सोचती है क्या उसने सही किया कि सब कुछ नहीं बताया। उसका मानना है कि ऐसे सिचुएशन में दो टीनेजर्स क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जिन कोई नॉर्मल टीनेजर नहीं है, और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर उस ऑलरेडी पता हो कि उसके इंजरीज के पीछे कौन था। देर बाद हम एक क्लब में होते हैं जहां हाई एनर्जी म्यूजिक बज रहा है और लोग पार्टी मूड में हैं। बीच में बॉस बुली गू किम दिखाई देता है, जो दांत भींचते हुए ड्रिंक कर रहा है और अपने बॉयज के साथ हंसी मजाक में लगा हुआ है। सब जिन के बारे में बात कर रहे होते हैं और हैरान होते हैं कि एक लड़का सब कुछ कैसे बिगाड़ गया। एक ठग बोलता है कि सबका डाउनफॉल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जिन को लाइकली लिया। वो कहता है अगर वो पहले से प्लान कर ले तो यूज आराम से हटा सकते हैं। दूसरा गुण अग्री करता है और कहता है कि अब इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। तीसरा बोलता है कि जिन उन सबके सामने टिक नहीं पाएगा। उनकी हिम्मत देख के लगता है कि वो फुल कॉन्फिडेंट है, लेकिन उनका बॉस जानता है कि जिन को गिराना इतना आसान नहीं होगा। उसका गुस्सा अभी भी नहीं गया। उसने अभी तक अपनी हार को नहीं भुला है। वो गुस्से में अपना ग्लास टेबल पे रख देता है और रिलक्टेंटली अग्री करता है कि हाँ, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा। वो क्लियर करता है कि 1-on-1 उनका स्टाइल नहीं है, इसलिए वो नंबर गेम खेलने वाले हैं। लैकी स्माइल करते हैं जैसे उनका प्लान परफेक्ट हो, लेकिन असली में ये सब सिर्फ एक ग्रुप ऑफ हाइनाज है जो जिन के हाथों अपना बदला भुगतने वाले हैं। जब वो प्लान बना ही रहे होते हैं, तब जी का फोन बजता है। कॉलर आईडी पे लिखा होता है लिटिल, और ये उसकी छोटी बहन होती है और लगता है वो भी हमारी तरह मानती है कि वो ट्रूली कुछ खास है। उसकी बहन चीखकर पूछती है कि वो क्लब में बैठा क्या कर रहा है। जी यू कहता है कि जो कहना है जल्दी कह दे, वरना वो कॉल कट कर देगा। लड़की इंसिस्ट करती है कि वो उसका बड़ा फेवर है। जी कंफ्यूज होकर पूछता है वो क्या कह रही है। लड़की बताती है कि उसने डियोन को आज पिटवाया था और कहती है कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो पूरे स्कूल में उनका रूल खत्म हो जाएगा। इसका भाई थोड़ा प्राउड फील करता है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया। भाई बताता है कि वो भी जिन से रिवेंज लेने का प्लान बना रहे हैं। तभी कोई क्लब के अंदर आता है। सब बुलीज उस तरफ देखते हैं और शॉक होते हैं कि वो जिन है। वो शांत चाल में उनकी तरफ बढ़ता है। जी गुस्से से पागल हो जाता है
कि जिन इतने कैजुअली उसके एरिया में आ गया है, लेकिन जिन सीधा उनकी टेबल की तरफ आता है बिना किसी इमोशन के। गू थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि उन्हें अब जिन को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन भी फ्रेंडली बात करने नहीं आया। बिना टाइम वेस्ट किए वो एक लैकी को मुंह से पकड़ के टेबल के कोने पर जोर से पटक देता है। दूसरा लैकी उस पर चार्ज करता है, लेकिन जिन का पंच इतना तेज होता है कि उसके रिब्स टूट जाते हैं और वो गिरा पड़ा रह जाता है। बाकी के गूंज भी उस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन जिन काम रहता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। एक थग को वो ऐसे किक करता है जैसे वो पेपर हो। उसके बाद एक पर्पल हेयर वाले को उठा के टेबल पे जोर से पटकता है, फिर उसे वॉल पे ऐसे पटकता है जैसे एक रैग डॉल हो। उसके बाद वो फैटी को एक जबरदस्त पंच देता है। एक थग बॉटल से उस पे वार करता है, लेकिन जिन बॉटल को हटा के उस थग के मुंह पे जोर से मार देता है, जिससे वो मुंह से खून छोड़ने लगता है। फिर एक और थग पीछे से आता है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़ के उसको जोर से ट्विस्ट करता है और उसके मुंह पे एक हार्ड थप्पड़ मारता है। उसके बाद वो ठग को फेंक देता है और एक और गून को पकड़ के उसका मुंह अपनी नी पे मार के उसका नाक तोड़ देता है। सब थग्स गिर जाते हैं तो जी बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसकी बहन अभी भी फोन लाइन पे होती है और चीख के पूछती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने बैकग्राउंड में सब आवाज सुन ली होती है। जिन चिल वॉइस में जी से कहता है क्या उसको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना उसको याद है उसने पहले ही जी को बोला था कि उसकी सिस्टर से दूर रहे। जी बिल्कुल पागल हो जाता है ये सब देख के, जैसे सब कुछ उल्टा पड़ गया हो। आयरनी ये है कि इन्होंने जिन पे गैंग बनाया और खुद गैंग बैंग हो गए। जिन एक प्रो की तरह सबको सेकंड्स में हरा देता है। फिर वो जी से पूछता है कि उसकी सिस्टर ने उसके साथ ऐसा क्या किया था। जी दम बन जाता है और टेबल से एक ग्लास उठाता है। वो ग्लास जिन पे फेंकता है, लेकिन जिन कैजुअली पीछे हट जाता है और ग्लास वॉल पे टूट जाता है। फिर जी बॉटल उठा के स्विंग करता है, लेकिन जिन वो भी अवॉइड करता है। फिर जब जी दोबारा स्विंग करता है तो जिन उसके हाथ से बॉटल गिरा देता है और एक पंच मारता है, जिससे बॉटल का सारा लिक्विड बिखर जाता है। फिर जी पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन एक और हार्ड पंच उसके मुंह पे मारता है, जिससे जी का नोज खून से भर जाता है। जी पीछे गिरता है और हिचकिचाता है। जिन फिर उसे पूछता है कि उसको क्या मजा आता है एक हेल्पलेस लड़की को तंग करने में। जी डेस्परेशन में एक बोतल तोड़ता है और उसके शार्प पीसेस जिन के चेस्ट पे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन बिना डरे उसका हाथ जोर से थप्पड़ मार के बोतल गिरा देता है। फिर उसका गला पकड़ के उसको ग्राउंड पे गिरा देता है। जी का गला पकड़ा होता है और वो डेस्परेटली छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसको टाइट पकड़े रखता है। फिर वो झुक के पूछता है कि उसके साथ क्या किया जाए। जी बेरली जिंदा होता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। जिन फाइनल वार्निंग देता है कि ये लास्ट चांस है उसके पास। वो कहता है उसकी सिस्टर से दूर रहे और हुजिन को भी कंट्रोल में रखे। अगर दोबारा कोई भी रूमर भी सुना तो जिन वापस आके सब कुछ खत्म कर देगा। फिर वो उसका गला और टाइट पकड़ता है, जिससे जी ऑलमोस्ट बेहोश होने लगता है। जी रो रहा होता है और माफी मांग रहा होता है। तब जाके जिन उसको छोड़ता है और वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। जिन क्लब से बाहर जाता है और क्लब स्टाफ एक दूसरे को देख रहे होते हैं कंफ्यूज्ड होकर। मीनवाइल हुजिन और उसकी फ्रेंड चिकन शेक स्ट्रीट पे वॉक कर रहे होते हैं। हुजिन को बैड वाइब आती है कि उसका भाई डेंजर में हो सकता है। जब वो क्लब पहुंचते हैं तो उन्हें स्टेयर से फुटस्टेप सुनाई देते हैं और जिन बाहर निकल रहा होता है। हुजिन कंफ्यूज्ड होती है कि क्या करे। वो चिल्लाने लगती है उसको रोकने के लिए, सोचती है कि सब कूल बना के हैंडल करेगी, लेकिन जिन रुकता भी नहीं। हुजिन पैनिक में पीछे हट जाती है और गिर जाती है। वो अपना शोल्डर रब करती है और जिन का फोन बजता है। वो देखता है उसका ग्रैंडपा कॉल कर रहा होता है। वो शॉर्ट बात करता है और फिर क्वाइटली घर की तरफ चला जाता है। क्लब रूम में जब हुजिन जाती है तो पूरा सीन मेस होता है। उसका भाई और गून सब इंजर्ड होते हैं। वो चीख के उसके भाई से पूछती है कि जिन ने फिर उसको कैसे हरा दिया, लेकिन उसका भाई थक चुका होता है और चिल्लाता है कि अब से डियोन से दूर रहे। हुजिन सीरियस नहीं लेती और उसके भाई से पूछती रहती हाई कि वो इतना डरता क्यों है। वो चिल्लाता है कि अगर उसने डियोन को दोबारा तंग किया तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। ये दोनों भाई बहन काफी टॉक्सिक तरीके से एक दूसरे से डील करते हैं और काफी वाइल्ड है आपस में। हुजिन काफी हिल जाती है और आंसू आ जाते हैं। सीन कट होता है हमारे बॉय जिन के साथ, जो अपने ग्रैंडफादर के साथ पार्क के बेंच पे बैठा होता है। सबसे पहले ग्रैंडपा माफी मांगता है उसको फ्रेंड्स के बीच से बुलाकर, लेकिन जिन कहता है सब ठीक है। ग्रैंडपा उदासी से कहता है कि डियोन को इंजरी हुई है
और जिन ने ही उसको पैच किया। ग्रैंडपा कहता है कि इंजरी सीरियस है, लेकिन डियोन हॉस्पिटल नहीं जा रही। वो बताता है कि उसने डियोन को अकेला पाला है, उसको कभी नहीं पता था एक लड़की को कैसे बड़ा किया जाता है, और वो सिर्फ ग्रेटफुल है, वो अपने दम पे यहाँ तक आ गई है। ग्रैंडपा पुरानी यादों में चला जाता है और सोचता, भाई कि जितना डियोन ने उसको दिया है उतना तो वो कभी उसको दे ही नहीं पाया। उस एक्सीडेंट में सब कुछ खोना पड़ा था उसको, और सिर्फ डियोन ही थी जिसकी वजह से वो जिंदा था। प्लेन क्रैश ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली थी। उसका दिल टूट जाता है डियोन को इतना हर्ट देखकर, बिना रियल रीजन जाने। उसको लगता है क्या डियोन सोचती है कि वो इतना ओल्ड हो गया है कि कुछ समझ ही नहीं पाएगा। वो एक बात याद करता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं, तो डियोन के लिए एक ओल्ड ग्रैंडपा तक पहुंचना और भी मुश्किल होगा। लेकिन हमारा बॉय उसको तुरंत रीअश्योर करता है कि वो ओवरथिंक कर रहा है। वो क्लियरली कहता है कि ग्रैंडपा डियोन से कितना प्यार करता है ये सबको दिखाई देता है, और वो श्योर है कि डियोन भी उसको उतना ही प्यार करती है। वो कहता है ग्रैंडपा को इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और प्रॉमिस करता है कि स्कूल में वो उसका ध्यान रखेगा। ये सुनकर ओल्ड मैन थोड़ा रिलीव्ड फील करता है और जेन्युइनली खुश होता है कि डियोन के लाइफ में एक ब्रदर लाइक फिगर है। सीन शिफ्ट होती है ओएमएन मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर में। अंदर गेसू है जिसके इंजरीज फाइनली पैच अप हो गए हैं, लेकिन उसका फादर उस पे चिल्ला रहा होता है, क्लियरली डिसअपॉइंटेड। उसके फादर डायरेक्टली कहता है कि ये सब इंजरीज गेसू डिजर्व करता था। अगर स्टूपिड गेम्स खेलोगे तो स्टूपिड प्राइजेस मिलेंगे। उसकी एरोगेंट मॉम चिल्लाती है अपने हस्बैंड पे और बोलती है कि उनका बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है, और ये है उसकी रिएक्शन। वो कहती है जाके उस ब्रूट को ढूंढो जिसने ये सब किया और इस पे चिल्लाओ। वो ये भी याद दिलाती है कि उसी ब्रूट ने हुआन का आर्म भी तोड़ दिया था। ऑनेस्टली ये पूरा सीन एक मेस है। हुआन तो इतनी फेक बन गई है कि अपनी गलती का ब्लेम भी हमारे बॉय पे डाल दिया, जबकि सबको पता है कि वो खुद गिर गई थी और शोल्डर इंजर्ड कर लिया था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय वो सबका ब्लेम उसी पे डाल रही है। एंग्री फादर फाइनली थोड़ा शांत होता है और एक गहरी सांस लेता है। कंसर्न मॉम अपने बेटे से कहती है कि बस रेस्ट करे और रिकवर पे फोकस करे। जाते जाते माँ ये भी बोलती है कि जिसने उनके बेटे को हर्ट किया उसको वो छोड़ेगा नहीं अगर कभी हाथ लग गया तो। उनके जाने के बाद गेस फाइनली अपनी सिस्टर से पूछता है कि उसने मॉम डैड को सब कुछ क्यों बताया। उसके हिसाब से अब सब और वर्स हो गया है। उसको लगता है लोग सोचेंगे कि वो एक वाइनिंग बेबी है जो पीते ही अपने मॉम डैड के पास भाग गया। उसकी सिस्टर पूछती है कि वो कैसे चुप रह सकती थी जब उसका भाई हॉस्पिटल में है और उसका आर्म फ्रैक्चर हो गया है। गेस गुस्से में पूछता है कि क्या जिन ने उसका आर्म तोड़ा। वो याद करती है कैसे वो ट्रिप हो गई थी, लेकिन वो ये सच उसको बताती नहीं, बस कहती है कि जिन रिस्पॉन्सिबल है। ये देख के लगता है कि उसमें कोई शेम नहीं बचा। फिर वो तुरंत उठ जाती है और कहती है कि उसको बस यही रहना चाहिए और रिकवर करना चाहिए, और वो इंश्योर करेगी कि सबको पता चले कि वो लोग किससे डील कर रहे हैं। गेसू कंफ्यूज्ड होता है कि क्या उन्हें फिर से हमारे बॉय से टकराना चाहिए। सीन कट होती है पेरेंट्स के तरफ। वुमन कहती है कि उसने अभी मिस्टर चा से बात की है, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि क्यों चीजें कॉम्प्लिकेट कर रही है, स्कूल को ही हैंडल करने दो। वुमन बोलती है कि सैटरडे हो गया है और वो बस बैठ के वेट नहीं कर सकती। वो चिल्लाती है और कहती है कि स्कूल उनके बच्चों के साथ जस्टिस नहीं करेगा, सिर्फ सस्पेंशन या एक्सपल्शन तक ही रुक जाएगा। हस्बैंड फिर कहता है कि उसका मिस्टर चा के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वुमन रिवील करती है कि वो मिस्टर चा को ऑलरेडी जानती है और वो उसके काम काफी टाइम से संभाल रहा है। मीनवाइल हुआ चुपके सुन रही होती है और खुश हो रही होती है कि उसकी माँ ने मिस्टर चा को कांटेक्ट किया। उसको पता है मिस्टर चा एक स्कैरी गैंगस्टर है जो उसके डैड के लिए काम करता है, और वो श्योर है कि ये सब ट्रबल मेकर्स का काम अब खत्म हो जाएगा। सीन शिफ्ट होती है एक रन डाउन जगह पे जहां एक आदमी लाइटर से खेल रहा होता है, क्लियरली नर्वस। एक गून आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि उनको बॉस ने किसी टीनेज ड्रामा में डाल दिया है। उनमें से कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बॉस भी खुद इस नॉनसेंस से बोर्ड होता है, लेकिन काम तो काम है। सीन फ्लैशबैक में जाती है जहां एक लग्जरी मर्सिडीज रोड पे जूम कर रही होती है। कार के अंदर मिस्टर चा एक कॉल रिसीव करता है उस वुमन का। वो से कहती है कि उसकी बेटी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और बेटा पिता गया किसी टीनेजर से। वो इंसिस्ट करती है कि मिस्टर चा इसको हैंडल करे। प्रेजेंट में मिस्टर चा स्मोक ब्लो करता है और क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड लगता है कि उसको ऐसे स्टूपिड चीजों में उलझा दिया गया। सीन कट होती है जहां हमारा बॉय अपने कंप्यूटर के सामने बैठा होता है। स्टिल
लॉस्ट इन थॉट अबाउट हिज इनकाउंटर विद गेसू। उसको लगता है क्या ये लोग वाकई इसे छोड़ देंगे। तभी दूर बेल बजती है। उसको ग्रैंडपा की आवाज सुनाई देती है जो किसी से आर्ग्यू कर रहा होता है। दरवाजे पे कुछ लोग आए होते हैं जो जिम से मिलना चाहते हैं। एक इंटिमिडेटिंग आदमी बोलता है कि उनको सिर्फ थोड़ी देर बात करनी है। ग्रैंडपा डाउट करता है और पूछता है, इतनी लेट नाइट क्या अर्जेंट बात है? हमारा बॉय अपने रूम से निकलता है और कहता है कि वो जल्दी लौट आएगा, बस सुन लेता रहे क्या बात है। ग्रैंडपा और सिस्टर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जिन स्माइल करके कहता है कि वो इन लोगों को जानता है और सिर्फ छोटी सी बात है, कोई टेंशन नहीं। फिर वो चला जाता है। गून्स उसको एक अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट ले जाते हैं। वहां वो सोचता है कि किससे मिलने ले जा रहे हैं। जब वो पहुंचते हैं, गून्स अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं कि लड़का आ गया है। बॉस चुपचाप सिगरेट स्मोक करता है। बॉल्ड लैकी कहता है कि लड़का इजीली समझ गया और बिना फंस के साथ आ गया। बॉस थोड़ा सरप्राइज होता है और डिसाइड करता है कि जल्दी खत्म करें। वो फिंगर स्नैप करता है और गून्स आयरन बैग्स ले आते हैं। एक गून कहता है दूसरे से कि वो लड़के का हाथ पकड़े, वो बीट करेगा। बॉस फोन पे मॉम को टेक्स्ट कर रहा होता है कि काम हो गया है। जैसे ही गून बोलता है कि ये सब किम फैमिली के बच्चों के वजह से हो रहा है, जिन तुरंत समझ जाता है कि ये गेसू किम के बारे में। बॉस इरिटेटेड होता है लेकिन कॉल नहीं करता। जब तक जिन सामने है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जिन बिल्कुल भी स्केयर नहीं लगता। जैसे ही गून अटैक करता है, जिन निंजा स्पीड में बॉल्ड लैकी का हाथ पकड़ता है और उसको शोल्डर से स्मैश करता है उसके फेस में। बॉस वाइड आइड सब देख रहा होता है। दूसरा लैकी बात लेके अटैक करता है। जिन डॉज करता है, फिर वो बाट को अपने आर्म में लॉक करता है और उसके चिन पे ब्रूटल पंच मारता है। फिर चेस्ट पे हिट करके उसको नेक से उठा के नीचे ब्रिक्स पे फेंक देता है। बॉस शॉक में देख रहा होता है कि ये लड़का कैसे इतना स्किल्ड है। बॉल्ड लैकी जिन को पीछे से पकड़ता है, लेकिन जिन उसके रिब्स पे शोल्डर हिट करता है और उसका फेस स्मैश करता है। मिस्टर चा फाइनली रियलाइज करता है कि ये कोई एवरेज टीनेजर नहीं है, क्योंकि उसकी कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही एक्सेप्शनल है। इसलिए वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब खुद ही स्टेप इन करेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो अपना सिर खुजलाता है, थोड़ा हंसी रोकता है और कमेंट करता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस एज में वो कुछ टीनेजर से फाइट करेगा। दूसरी तरफ हमारा बॉय इजीली समझ जाता है कि चाहे ये आदमी एक माफिया बॉस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो काफी वीक है, क्योंकि हमारे लड़के को क्लियरली उसके सब वीक स्पॉट्स दिख रहे होते हैं। क्वेश्चन मार्क। जैसे ही बॉस एक पावरफुल पंच से स्विंग करता है, जिन आसानी से उस पंच को साइड स्टेप कर देता है। फिर बॉस पंचों की बारिश करना स्टार्ट करता है, लेकिन हमारा बॉय हर एक पंच को बड़ी आसानी से डॉज करता जाता है, जैसे किसी पार्क में कैजुअली वॉक कर रहा हो। जैसे जैसे उनका बैक एंड फोर्थ चलता है, हमारा लड़का तेजी से एक साइड हटा है, लेकिन तभी एक और पंच सीधा उसकी तरफ आता है। वो पंच को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसके फोर्स से वो थोड़ा पीछे स्किड करता है। माफिया बॉस इम्प्रेस्ड होकर थोड़ा स्नियर करता है कि ये पंच भी जिन ने ब्लॉक कर लिया। इस बीच जिन अपने रिस्ट को चेक करता है, जहां उसने पंच ब्लॉक किया था, और उसकी उंगलियों में पेन की वजह से हल्की सी चीख निकलती है। उसे रियलाइज होता है कि माफिया बॉस ने उसके मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था और उसी हिसाब से प्रिसिजन के साथ पंच मारा। दूसरी तरफ माफिया बॉस की क्यूरियोसिटी पीक पर पहुंच जाती है और वो जिन से पूछता है कि वो असल में है कौन। जिन कैजुअली रिप्लाई देता है कि वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन बॉस को यकीन नहीं होता। उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि ये लड़का डेफिनेटली कोई स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड फाइटर है, तभी तो ऐसे फाइट कर रहा है। जिन एक कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ स्टैंस ले लेता है। बॉस कहता है कि वो और स्पार करने के लिए रेडी है और अपना फिस्ट टाइट करता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग पंच दे सके, लेकिन हमारा लड़का क्विकली एक पंच डिफ्लेक्ट करता है और अपना खुद का पंच थ्रो करने की कोशिश करता है, लेकिन माफिया बॉस आसानी से उस पंच को साइड स्टेप कर लेता है। फिर बॉस दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार हमारा लड़का उसका हाथ पकड़ के उसकी गट पे पंच मारने की कोशिश करता है। बॉस रिएक्ट करता है, जिसके वजह से पंच उसके फेस पर लैंड हो जाता है। मिस्टर चॉ बिल्कुल अनॉय हो जाता है उस पंच से जो सीधा उसके फेस पर लगा था, और तुरंत एक और पंच स्विंग करता है हमारे लड़के की तरफ। लेकिन एक बार फिर हमारा बॉय उस अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और अपने अपोनेंट की आंखों में आंखें डालकर एक ब्रूटल पंच उसके फेस पे मार देता है। उसके तुरंत बाद वो एक पावरफुल पंच कॉम्बो करता है, जिससे मिस्टर चॉ ग्राउंड पे गिर जाता है, बिल्कुल ह्यूमिलिएशन फील करता हुआ, सिर्फ एक टीनेजर के हाथों। ये देखना काफी सरप्राइजिंग है कि एक माफिया बॉस इतना ज्यादा अपने हाथों पे डिपेंड करता है इंस्टेड ऑफ गन्स। जब मिस्टर चॉ फाइनली डिफीट हो जाता है,
तो वो थोड़ा ग्रीन करता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि हमारा लड़का बिल्कुल भी फाइट से रैटल नहीं हुआ। उसको ये नहीं पता कि ये लड़का आया कहां से है, लेकिन अब उसको पूरा भरोसा हो जाता है कि किम फैमिली ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। सीन शिफ्ट होता है एक एजेंसी में जिसका नाम है नेशनल असेंबली मेंबर इन बाय किम। बिल्डिंग के अंदर 2 गार्ड्स एक ऑफिस के बाहर पोस्टेड होते हैं। उस ऑफिस के अंदर हम देखते हैं मिसेस किम और मिस्टर किम को। औरत अपने हस्बैंड से पूछती है कि मिस्टर चॉ ने अब तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया। हर गुजारते सेकंड के साथ उसकी इम्पेशंस बढ़ रही होती है। वो कहती है कि तुरंत मिस्टर चा को कॉल करो। मिस्टर किम रिस्पॉन्ड करता है कि उसको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि मिस्टर चा खुद ही कॉल बैक करेगा जब वो हमारे लड़के को हैंडल कर लेगा। दूसरी तरफ उनकी डॉटर भी होती है जो एक डीप साय लेती है, और तभी फोन का बीप बजने लगता है। वो इम्पेशेंट औरत तुरंत कहती है कि कॉल स्पीकर पे लगाओ ताकि वो खुद सुन सके। किम कॉल उठाता है और सबसे पहले मिस्टर चा से माफी मांगता है उस रिडिकुलस फेवर के लिए जो उसकी वाइफ ने उसको फुलफिल करने को बोला था। लेकिन उस औरत की चिल्लाने की आदत नहीं जाती। वो फिर भी लाउडली आर्ग्यू करती है, इंसिस्ट करती है कि उनके किड्स पे अटैक हुआ है तो ये रिडिकुलस कैसे हो गया। और सबके सरप्राइज के लिए मिस्टर चा कहता है कि उसको ही माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर किम एक्सप्लेनेशन मांगता है और मिस्टर चॉ बताता है कि लगता है उनके बच्चों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, क्योंकि मिस्टर चा खुद भी उस लड़के से हार गया। ये सुन के मिस्टर किम हिल जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से मिस्टर चा सबसे बेस्ट इन्फोर्सर था, और ये सोचना भी मुश्किल है कि एक हाई स्कूल किड से हार गया। तभी ऑफिस का डोर जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई फोर्स से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मिस्टर और मिसेस किम दोनों डर के मारे दूर की तरफ देखते हैं। जब डोर फाइनली खुलता है, वो देखते हैं कि सोल्जर्स जमीन पे पड़े हैं और हस्बैंड वाइफ का पैर कांपने लगता है। उनकी बिगड़ी हुई बेटी भी अपनी सीट से उछल जाती है जब वो देखते हैं कि जिन किल मोड में रूम में एंटर कर रहा है। डोर उसके पीछे बंद हो जाता है और उनके बॉडीगार्ड्स बेहोश पड़े रहते हैं बाहर। मिस्टर चा जो फोन पे होता है तुरंत समझ जाता है कि जिन उनके घर के अंदर तक आ गया है। वो पीछे झुकता है और हार स्वीकार करता है। अभी भी सोच रहा है कि एक हाई स्कूल के लड़के ने उसको कैसे हरा दिया। क्या एक हाई स्कूल का लड़का सच में सबसे डेंजरस इन्फोर्सर बन चुका है? और अब जिन का नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, जाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।